भारत के प्रधानमंत्री कितने शक्तिशाली हैं। आज हम सिर्फ उनकी शक्तियों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन सीमाओं को भी समझेंगे। वो सीमाएं जो उन्हें एक तानाशाह बनने से रोकती हैं। तो चलिए इस विश्लेषण के सबसे बड़े और अहम सवाल पर आते हैं। क्या भारत का प्रधानमंत्री वाकई ऑल पावरफुल है, जैसा कि कई बार हमें लगता भी है? और इसका सीधा सपाट जवाब है नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तानाशाह? बिल्कुल नहीं। उनकी शक्तियों पर हमारे संविधान ने और देश की राजनीति ने दोनों ने ही बड़ी साफ सीमाएं लगा रखी हैं, और आज हम इन्हीं सीमाओं को एक एक करके समझने वाले हैं। तो इस सवाल का जवाब हम कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले इस सर्वशक्तिमान होने के मिथक को तोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि संविधान क्या कहता है, राजनीति की असलियत क्या है, और शक्ति को सही संदर्भ में समझेंगे, और आखिर में एक सटीक और संतुलित नतीजे पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक सुरक्षा उपायों की। प्रधानमंत्री की शक्ति पर सबसे पहला और सबसे मजबूत अंकुश वो हमारा संविधान ही लगाता है। ये एक फॉर्मल सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बनाता है। तो संविधान ने ये नियंत्रण कैसे बनाए हैं? मुख्य रूप से 3 तरीकों से। पहला, संसदीय नियंत्रण, दूसरा राष्ट्रपति का विवेक, और तीसरा न्यायिक नियंत्रण। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले आता है पार्लियामेंट्री कंट्रोल, यानी संसद का नियंत्रण, और इसका आधार है आर्टिकल 75, जो कहता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामूहिक उत्तरदायित्व। अब इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट की नाव एक साथ तैरती है और एक साथ ही डूबती है। उनकी सरकार लोकसभा के भरोसे पर टिकी होती है। अगर सदन का विश्वास चला गया, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। प्रधानमंत्री तब तक ही शक्तिशाली है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास हासिल है। जिस दिन बहुमत गया, उसी दिन सारी शक्ति भी चली जाती है। सिंपल। अच्छा, दूसरा कंट्रोल है राष्ट्रपति का विवेक। अब ये शक्ति लिमिटेड है, लेकिन है बहुत असरदार। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की किसी भी सलाह को सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। हाँ, ये सच है कि अगर कैबिनेट वही सलाह दोबारा भेज दे तो राष्ट्रपति को वो माननी ही पड़ेगी। फिर भी ये जो एक बार लौटाने की शक्ति है ना, ये एक तरह के स्पीड ब्रेकर का काम करती है। सरकार को जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से रोकती है। और फिर आता है तीसरा और सबसे मजबूत संवैधानिक कवच, जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक समीक्षा। सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में हमारी न्यायपालिका सरकार के किसी भी कानून या फैसले की जांच कर सकती है, और अगर कोर्ट को लगता है कि वो फैसला संविधान के खिलाफ है तो उसे रद्द किया जा सकता है। ये शक्ति इतनी जबरदस्त है कि इमरजेंसी के दौरान लिए गए फैसलों की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, जैसा कि हमने मिनर्वा मिल्स और एसआर बोम्मई जैसे लैंडमार्क केसेस में देखा है। तो ये तो ही संविधान की बातें। चलिए अब किताबों से बाहर निकलकर राजनीति की असली दुनिया में चलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की असली शक्ति सिर्फ नियमों में नहीं लिखी होती, वो असल राजनीतिक हालात से तय होती है। और यहीं पर आती है गठबंधन की राजनीति, यानी कोएलिशन पॉलिटिक्स। ये प्रधानमंत्री की ताकत को काफी हद तक कंट्रोल कर देती है। सोचिए, जब सरकार चलाने के लिए कई पार्टियों के सपोर्ट की जरूरत हो तो प्रधानमंत्री को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। वो अपनी मर्जी से किसी मंत्री को हटा नहीं सकते, और बड़ी बड़ी नीतियों पर अक्सर समझौते करने पड़ते हैं। 1990 से 2014 तक का जो दौर था ना, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उस दौर के प्रधानमंत्री पावरफुल तो थे, लेकिन उनकी पावर लिमिटेड थी। ये टेबल इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। जब किसी एक पार्टी को पूरा बहुमत मिलता है या नेता खुद बहुत मजबूत होता है, तो शक्ति अत्यधिक यानी एक्सट्रीमली हाई होती है। वहीं गठबंधन सरकार में यही शक्ति बंधी हुई या कंस्ट्रेंट हो जाती है। मतलब कुर्सी वही है, प्रधानमंत्री का पद वही है, लेकिन हालात के हिसाब से ताकत कम ज्यादा होती रहती है। और इसे समझने के लिए इतिहास से बेहतर क्या हो सकता है? एक तरफ हमारे पास जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्रियों के उदाहरण हैं। इन्हें जबरदस्त बहुमत मिला और इनका अपना एक व्यक्तिगत अधिकार था, जिससे ये बहुत शक्तिशाली साबित हुए। और दूसरी तरफ एच.डी. देवेगौड़ा और आई.के. गुजराल जैसे प्रधानमंत्री थे, जो बहुत ही नाजुक गठबंधन सरकारों को चला रहे थे, और इसलिए उनकी शक्तियां काफी सीमित थीं।
चलिए, अब प्रधानमंत्री की शक्ति को और बेहतर समझने के लिए उनकी भूमिका की तुलना करते हैं राष्ट्रपति और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से। इससे पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री बनाम राष्ट्रपति, अंतर बिल्कुल साफ है। देश की असली कार्यकारी शक्ति, रियल एग्जीक्यूटिव पावर प्रधानमंत्री के पास होती है। वही असली फैसले लेते हैं और संसद को जवाब देते हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति हमारे देश के औपचारिक प्रमुख हैं, एक फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट, जो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर ही काम करते हैं। और ये एक लाइन इस पूरी बहस का निचोड़ है कि राष्ट्रपति शासन नहीं करता, प्रधानमंत्री शासन करता है। ये एक वाक्य भारतीय शासन व्यवस्था की हकीकत को बयां कर देता है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तुलना। इन दोनों की भूमिकाएं काफी मिलती जुलती हैं, बस फर्क है इनके काम करने के क्षेत्र का। जो काम प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए राष्ट्रपति के साथ मिलकर करते हैं, वही काम मुख्यमंत्री अपने राज्य के लिए राज्यपाल के साथ करते हैं। और ये तो जाहिर सी बात है कि शक्ति और प्रभाव के मामले में प्रधानमंत्री का पद कहीं ज्यादा बड़ा है। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम प्रधानमंत्री पद की कुछ आलोचनाओं और उसके जरूरी योगदान दोनों को तौलकर एक संतुलित फैसले पर पहुंचेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री पद के कुछ गंभीर आलोचनाएं भी होती हैं। जैसे एक बड़ा आरोप यह है कि सारी शक्ति एक जगह, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में सिमट कर रह गई है। कहा जाता है कि अब कैबिनेट सरकार नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री सरकार चलती है। इससे संघवाद पर भी असर पड़ता है, राज्यों पर दबाव बढ़ता है और कई बार अध्यादेशों के ज्यादा इस्तेमाल से संसद की भूमिका भी कमजोर होती दिखती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। एक मजबूत प्रधानमंत्री देश को एक स्थिर सरकार देता है। वो संकट के समय में तेजी से फैसले ले सकता है, दुनिया भर में देश का एक मजबूत चेहरा बनकर प्रतिनिधित्व करता है। और किसी भी आधुनिक देश को चलाने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। तो फिर आखिरी निष्कर्ष क्या निकलता है? ये पंक्तियां इसे सबसे अच्छे से बताती हैं कि भारतीय संविधान ने प्रधानमंत्री को सीधे सीधे सर्वशक्तिमान नहीं बनाया, लेकिन व्यवहार में वो शासन का केंद्र बन गए हैं। उनकी असली ताकत संविधान की धाराओं से कम और राजनीतिक हालातों से ज्यादा तय होती है। और अंत में बस ये एक आखिरी विचार जो सब कुछ समेट देता है। भारत की शासन प्रणाली संविधान में तो संसदीय है, लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री केंद्रित है। और यही वो विरोधाभास है जो हमारे लोकतंत्र की असल तस्वीर दिखाता है।